हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर को। ठीक ना, क्या पढ़ने वाले हैं? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को। ठीक ना, तो अगर ये पढ़ाने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इसके पढ़ने से होगा क्या, अगर आपको संघीय कार्यपालिका संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे वह अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से होंगे। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक ना, या संघीय मंत्रिपरिषद भी होती है, संघीय मंत्रिमंडल भी होती है। यहीं पे एक और होता है राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिमंडल भी। ठीक ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतर को। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 74 को। ठीक ना, अनुच्छेद 74 को देखते हैं तो इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। इसका मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया किस रूप में? कहा गया है कि राष्ट्रपति को, कौन सी को, राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को, ठीक ना, प्रेसिडेंट को सहायता व सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। ठीक ना, मंत्रिपरिषद होगा। किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। ठीक ना, सहायता और सलाह। ठीक ना, हम लोग देखते हैं कि सभी मंत्रियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। इसमें मंत्री के जितने प्रकार होते हैं वो सभी लोग आते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक ना, हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा समूह है। ठीक ना, यानी कि मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी। तो मंत्रिपरिषद में जो सभी शामिल होते हैं यही आते हैं लोग मंत्री के प्रकार में। तो इसमें आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक, तो मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो यही लोग आते हैं। ठीक, तो हम लोग देख लिए हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आते हैं? राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक, और हम अगर बात करें मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल में कुछ सीमित मंत्री ही आते हैं जो प्रमुख होते हैं। अधिकांशतः जो प्रमुख मंत्री होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रियों के जो प्रकार है, ये सभी प्रकार जो हैं इनके सामूहिक, ठीक ना, सामूहिक सलाह को ही मंत्रिपरिषद का सलाह माना जाता है। ठीक ना, जो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देने के लिए होता है। ठीक, हम लोग 1974 इसको पढ़े हैं। फिर हम लोग देखेंगे अभी बारी बारी से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में हम लोग बढ़ रहे हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर को। ठीक ना, और हम लोग देखेंगे इसमें मंत्रियों का जो श्रेणी होती है, इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? 3 श्रेणियाँ होती हाँ। ठीक ना, तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला ये कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या है। हम लोग देखते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री जो शब्द है, कौन? कैबिनेट मंत्री जो शब्द है यह मूल संविधान, लिखे हैं मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था। ठीक ना, इसमें मूल संविधान में यह सम्मिलित नहीं था, यानी कि यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। ठीक ना, हम लोग कहते हैं कि जो मंत्रिमंडल का बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्रियों को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक ना, फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री का जो अधिकार होता है वह प्रत्येक बैठक में शामिल हो सकता है। ठीक ना, कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के प्रत्येक बैठक में शामिल होने की क्षमता रखता है या अधिकार रखता है। ठीक ना, फिर हम देखते हैं कि अपने विभाग या मंत्रालय का वो क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे हम लोग कहें कैबिनेट मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह है, ठीक ना, आज ये हैं डिफेंस मिनिस्टर। ठीक ना, रक्षा मंत्री हैं। तो हम लोग देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित अगर कोई बैठक होती है मंत्रिमंडल स्तर पे, ठीक ना, तो राजनाथ सिंह उसमें क्या होता है? स्वतः शामिल हो जाते हैं। ठीक ना, उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय से संबंधित कोई बैठक होता है, मंत्रिमंडल कोई बैठक होता है तो उसमें शामिल हो जाए। ठीक, वैसे हम कहें गृह मंत्री, ठीक ना, अमित शाह, तो वह भी शामिल हो सकते हैं। ठीक, अपने अपने मंत्रालय अपनी बातों को लेके, ठीक ना, मंत्रिमंडल में। फिर हम देखते हैं कि राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री हम देखते हैं कैबिनेट मंत्रियों के क्या होता है? माना जाता है कि वो क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। ठीक ना, क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं।
लेकिन हम देखते हैं इसमें व्यवहारिक तौर पर कैबिनेट मंत्री के तुलना में इनका महत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक ना, इनका महत्व कम होता है। फिर हम देखते हैं कि इन्हें कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि जैसे हम लोग देखें कैबिनेट मंत्री, ठीक ना, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के बैठक में शामिल होने की अधिकार रखता है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं राज्य मंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल के बैठक में शामिल होने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक ना। हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे अभी मंत्रिमंडल का जो होता क्या है, राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। दूसरा होता है जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ठीक ना। जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, हम कहें कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होता क्या है, ये किसी विभाग, किसी मंत्रालय के विभाग के किसी मंत्रालय के किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक ना। जबकि हम लोग देखते हैं यहीं पे स्वतंत्र प्रभार जो नहीं है लेकिन राज्य मंत्री हैं, ठीक ना, तो वो किसी विभाग के प्रमुख नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यही है कि जो स्वतंत्र प्रभार नहीं है वह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन, जो स्वतंत्र प्रभार नहीं है लेकिन राज्य मंत्री हैं, ठीक ना। हम लोग वहीं पे देखते हैं कि जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं उनका एक अपना एक अलग विभाग होता है, वो विभाग के प्रमुख होते हैं, ठीक। हम लोग यहीं पे देखेंगे अब उप मंत्री के बारे में, जो तीसरी श्रेणी है मंत्री की, उप मंत्री। तो ये होता है इनके बारे में अगर पढ़ें हम तो ये जूनियर या कनिष्ठ मतलब छोटे, ठीक ना, जूनियर या कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख नहीं होते हैं, ठीक ना, अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख नहीं होते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहीं पे प्रायः मतलब हमेशा नए राजनीतिज्ञों को, ठीक ना, नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधी जो दायित्वों का जो प्रशिक्षण होता है, यानी कि एक अगर मंत्री बनता है कोई व्यक्ति तो उसको किन किन दायित्वों का निर्वहन करना है, कैसे करना है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक ना, किसी को हम लोग उप मंत्री बनाते हैं, ठीक। तो उप मंत्री का कार्य यही है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि उप मंत्री के बारे में कि यह कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन क्या होते हैं, के अधीन होते हैं। कौन, उप मंत्री। यानी कि कैबिनेट मंत्री इनके, उप मंत्री जो होता है या तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत होगा या तो राज्य मंत्री के अंतर्गत होगा। तो राज्य मंत्री में दो श्रेणियां हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले, एक स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं, ठीक ना। तो जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं उनके अंतर्गत होता है कौन, उप मंत्री, ठीक ना। हम लोग इतना पढ़े हैं कि उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री कौन होता है। तो कैबिनेट मंत्री होता है क्या, किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है, ठीक ना, किसी मंत्रालय का क्या होता है, सर्वे सर्वा प्रमुख होता है। हम लोग देखते हैं हमारी राज्य मंत्री में दो प्रकार के मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, एक स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं। तो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं जो, तो उनका ये होता है कि वो किसी मंत्रालय के विभाग के प्रमुख होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक ना। हम वहीं पे देखते हैं कि जो राज्य मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार नहीं है, ठीक ना, उनके पास विभागीय प्रमुख नहीं होते हैं, साथ साथ वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। फिर हम देखेंगे उप मंत्री को। तो उप मंत्री वह होता है जो राजनीति के क्षेत्र में नया राजनीतिज्ञ हो और साथ साथ उसे मंत्री पद के लिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके संबंधी जो प्रशिक्षण दिया जाता है मंत्री को, ठीक ना, तो उसे हम लोग उप मंत्री बनाते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें उप मंत्री की, तो उप मंत्री जूनियर कनिष्ठ होता है, ठीक ना, और साथ साथ यह कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है, ठीक। तो हम लोग इतना जान लिए हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में, ठीक। अब हम लोग तो किचन में हम देखते हैं कि परिवार के कुछ खास सदस्य ही उसमें जाते हैं किचन में, ठीक ना, जैसे महिला वर्ग के लोग ही कुछ लोग जाते हैं। और लेकिन अब प्रचलन बढ़ रहा है कि पुरुष वर्ग के लोग भी अब जाते हैं, लोग हाथ बटाते हैं। लेकिन अब हम लोग देखे हैं कि पिछले कुछ दशक में किचन कैबिनेट जो शब्दावली है, ठीक ना, भारतीय राज्यव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक ना। अगर हम बात करें किचन कैबिनेट की, तरह से एक संविधानेतर यानी कि संविधान से इतर एक शब्दावली है, संविधानेतर एक व्यवस्था है, संविधानेतर एक व्यवस्था है, ठीक ना। अगर हम बात करें किचन कैबिनेट की, तो एक उप समूह होता है, क्या होता है,
उपसमूह होता है, उपसमूह होता है किसका? तो कैबिनेट मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का क्या होता है? एक उपसमूह। कैबिनेट मंत्रियों का एक उपसमूह होता है, उपसमूह होता है, ठीक ना। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो कैबिनेट के कुछ खास मंत्री, कैबिनेट के कुछ खास मंत्रीगण, ठीक ना, मंत्री शामिल होते हैं, ठीक होते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो हम देखते हैं गृह मंत्री, पहले प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किचन कैबिनेट काम करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक, और विदेश मंत्री। लगभग यही 5-6 लोग मिल करके किचन कैबिनेट का कार्य करते हैं। तो हम लोग देखते हैं किचन कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण गोपनीय जो मुद्दे होते हैं उनका हम लोग समाधान करते हैं। किसमें? किचन कैबिनेट में। कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। ऐसे जो मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, ठीक ना, इनका एक उप समूहीकरण होता है, किचन कैबिनेट बनाया जाता है। और किचन कैबिनेट काफ़ी गोपनीय जो मुद्दे हैं उन पर विचार करता है। उन पर क्या करता है? विचार करता है, ठीक ना। ये क्या है? एक संविधानेतर इकाई है, संविधानेतर, ठीक ना, संविधानेतर की व्यवस्था है किचन कैबिनेट, ठीक। संविधानेतर मतलब होगा कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं आता है। फिर क्या होता है? एक कैबिनेट मंत्रियों का एक उपसमूहीकरण होता है, एक उपसमूह होता है। इसमें काफ़ी गोपनीय सूचनाओं, कुछ गोपनीय मुद्दों पर बात विचार विमर्श किया जाता है, ठीक। साथ ही साथ अगर हम किचन कैबिनेट की बात करते हैं, किचन कैबिनेट एक क्या होती है? एक संविधानेतर इकाई है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। साथ अगर हम बात करें किचन कैबिनेट का कब उल्लेख हुआ है, तो अगर हम देखा तो पिछले कुछ दशक में भारतीय राज्य में किचन कैबिनेट शब्दावली सुनने को मिलती है, ठीक ना। तो हम लोग लगभग किचन कैबिनेट आगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके दायित्वों के बारे में, इनका कर्तव्य क्या है और क्या करना चाहिए इनको, ठीक। मंत्रियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मिनिस्टर्स की जब बात करते हैं हम, ठीक ना, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय, कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। किसका? मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा, यानी कि 1975 में क्या कहा गया है? एक सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। क्या है ये? सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। तो जब अगर हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इस शब्द में, इस कथन में निहित है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा, या मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। वही हम देखते हैं कि व्यक्तिगत
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जब बात की जाती है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मतलब है अनुच्छेद 75(2) हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रति या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्या कहा गया है इसमें? अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक ना? ये मंत्री कार्यपालिका प्रमुख के, जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक ना? इसका मतलब ये हुआ। ये क्या है? इनके उत्तरदायित्व की बात की जाती है। इसमें हम लोग पढ़े हैं सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो हम जो 75(2) पढ़ते हैं उसमें ये क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है। किसका? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक ना? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है। ठीक, तो हम लोग इतना देखे हैं कि मंत्रियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, किस रूप में होती हैं, व्यक्तिगत रूप में होती हैं, सामूहिक रूप में होती हैं। सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रमुख के प्रति मंत्री क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक, हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जब बात की जाती है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतोष व्यक्त करता है तो वह मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है या राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि मंत्री को पद से हटा दे। ठीक ना? तो हम लोग जो देखे हैं कि मंत्री कार्यपालिका प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका वास्तविक रूप में अर्थ हुआ कि वह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? मंत्री। ठीक ना? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्री। ठीक ना? तो यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श पे, ठीक ना, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री पद से हटा भी सकता है। ठीक ना? तो वास्तविक शक्ति किसके पास हुई? प्रधानमंत्री के पास। ठीक ना? तो हम लोग इतना देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री पद की अर्हताएं क्या है, ये योग्यताएं क्या है कि मंत्री बनने। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री पद की योग्यता या अर्हता क्या होती है। ठीक ना? कि मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या होना अनिवार्य है। ठीक ना? हम लोग देखते हैं कि पहला इसमें देखते हैं कि वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का क्या हो? सदस्य हो। किसका? या तो राज्यसभा का या
लोकसभा का पहला शर्त यह है, ठीक ना। यानी कि इसमें यह निहित है कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता पूरा करता है। पहला यह है कि किसी व्यक्ति को मंत्री तब बनाया जाएगा जब वह राज्यसभा या लोकसभा का क्या हो, सदस्य हो, ठीक। फिर हम लोग इसमें एक बात निहित है, ठीक ना, कि सदस्य तब होगा व्यक्ति जब वो लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो शर्तें हैं, जो अनिवार्यताएं हैं, वह पूरा करता हो, ठीक। फिर हम दूसरा कहते हैं कि वह व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य न हो। अधिकतम कितने माह के लिए? अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है। यहाँ तक वह मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद भी धारण कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक ना। पहला शर्त ये है कि सदस्य हो। दूसरा सदस्य ये है कि वह सदस्य नहीं है फिर भी 6 माह के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसी 6 माह के अंदर वह किसी एक सदन का सदस्य बन जाए, ठीक। अगर नहीं बनता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक। हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि 6 माह की, तो यह अधिकतम 6 माह है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति 6 माह बीतने के बाद पद से हटा और दूसरी बार फिर सदन में पहुंचा और मंत्री पद धारण कर लिया, तो ऐसा संभव नहीं है, बल्कि एक बार ही यह किया जा सकता है। यानी कि अधिकतम की बात करता है ये 6 माह, ठीक ना। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है वह क्या होता है, मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक ना, कितनी छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह क्या है और कितना है और कैसे है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की जो आकार होती है वह क्या होती है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ कब? सन 2003 में, ठीक ना। सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन जब पास हुआ तो उसमें एक अनुच्छेद 75(1) को अंतः स्थापित किया गया। किसमें? संविधान में अंतः स्थापित किया गया, संविधान में, ठीक ना। संविधान में अंतः स्थापित किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के संपूर्ण सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक ना। क्या है यह मंत्रिपरिषद का क्या है? आकार है, ठीक ना। मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में 91वां संविधान संशोधन हुआ सन 2003 में और इसमें अनुच्छेद 75(1) को अंतः स्थापित किया गया संविधान में और इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के संपूर्ण सदस्यों की
15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में 83 मंत्री हो सकते हैं। इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार वर्तमान समय में 83 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक ना, हम लोग देखेंगे दल बदल विरोध से संबंधित प्रावधान को। तो हम लोग देखते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित होता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित होता है। उसके अनुसार 10वीं अनुसूची संविधान में अंतः स्थापित की जाती है। क्या? अंतः स्थापित की जाती है। ठीक ना, क्या? 10वीं अनुसूची। ठीक, शुरुआती व्यवस्था थी इसमें दल बदल विरोध से संबंधित शुरुआती व्यवस्था थी। उसमें कहा गया था कि किसी दल का 1/3 सदस्य, किसी दल के 1/3 सदस्य, किसी दल के 1/3 सदस्य अगर उस पार्टी को छोड़कर, अगर मातृ पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे पार्टी का विघटन माना जाएगा। ठीक ना, पार्टी का विघटन माना जाएगा, न कि दल बदल। ठीक, कब? 1985 से पहले ये प्रावधान था। ठीक, शुरुआती व्यवस्था थी। लेकिन जब 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हो गया, तब इसमें कहा गया कि अगर 2/3 सदस्यों से कम सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी में जाते हैं तो उसे दल बदल माना जाएगा। ठीक ना, इसमें होता क्या था, पहले वाले में यहाँ सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। ठीक ना, सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। किसमें? विघटन की अवस्था में, स्प्लिट की अवस्था में। ठीक ना, स्प्लिट की अवस्था में सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। कब? 1985 से पहले। लेकिन 1985 के बाद यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य से कम सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल माना जाएगा और साथ ही उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक ना, यही प्रावधान है दल बदल से संबंधित। ठीक ना, अगर हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं दल बदल क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिफेक्शन। ठीक ना, डिफेक्शन कहते हैं। डिफेक्शन का प्रावधान किया गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? विलय। कानूनी तौर पे क्या है? मान्य है। कानूनी तौर पे विलय क्या है? मान्य है। लेकिन दल बदल कानूनी तौर पे क्या है? अमान्य है, मान्य नहीं है। अगर दल बदल करते हैं तो पुनः निर्वाचित होने के बाद ही सदस्यता प्राप्त होती है आपको। ठीक, तो हमें तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से संबंधित जो प्रावधान थे हम लोग पढ़ लिए हैं, उनके उत्तरदायित्वों के बारे में पढ़ लिए हैं, उनका चुनाव कैसे होता है ये भी पढ़ लिए हैं। ठीक ना, हम लोग यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। ठीक,
और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों को भी बताइए कि एक अच्छा प्लेटफार्म है और इसे ज्वाइन करें, ठीक ना। धन्यवाद।